हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल पाल भारती स्टडी पॉइंट। लास्ट वीडियो के अंदर हमने प्लेन मिरर के बारे में और उससे रिलेटेड जो रिफ्लेक्शन फिनोमेना है वो स्टडी किया था। आज के इस लेक्चर में हम स्फेरिकल मिरर और उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट जो टर्म जो हमारे पास आती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, कंसेप्चुअल टाइप की टर्म्स भी इसके अंदर आती है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो जैसे हमारे पास प्लेन मिरर होता है, मतलब एक बिल्कुल प्लेन आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम प्लेन मिरर का नाम दे सकते हैं। स्फेरिकल मिरर मतलब ये स्फीयर शेप का हमारे पास होता है। कोई आपके पास कोई होलो स्फीयर होता है, जैसे ये मान लीजिए आपके पास कोई होलो स्फीयर है। इस होलो स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट होता है हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स, जो आपने 10th क्लास में अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में जो आपने स्टडी किया था, वो दोनों ही हमारे पास स्फेरिकल मिरर होते हैं। वो क्या है, हमारे पास स्फीयर का पार्ट होते हैं। स्फेरिकल मिरर जो है एक होलो स्फीयर होता है, जैसे आपके सामने एक होलो स्फीयर है, इसका एक छोटा सा हिस्सा, जैसे आपके पास मान लीजिए कोई होलो स्फीयर है। ध्यान रखिए, हम सर्कल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्फीयर की। सर्कल जो एक 2 डायमेंशन पिक्चर है और स्फीयर जो 3 डायमेंशन पिक्चर है। तो कई बार ये जो इमेज जो बनाई जाती है माइंड में सर्कल बन जाता है, लेकिन ये सर्कल नहीं है, स्फीयर है। मतलब ऐसे मान लीजिए आपके पास कोई फुटबॉल है, ठीक है, या कोई आपके पास बॉल है, अंदर से खाली है लेकिन 3 डायमेंशन शेप है, तो उसका कोई जो आप उसमें जब कोई पार्ट जब आप कट करते हो तो वो हमारे पास जो मिरर जो बनता है उसको हम स्फेरिकल मिरर का नाम देते हैं। तो हमारे पास जो स्फेरिकल मिरर जो हमें डिस्कस करने हैं आपके कोर्स के अंदर, वो एक तो हमारे पास आता है कॉनकेव मिरर और दूसरा हमारे पास आता है कॉन्वेक्स मिरर। फर्स्ट वन इज कॉनकेव मिरर एंड सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। बोथ आर स्फेरिकल मिरर्स, दोनों के दोनों ही स्फेरिकल मिरर है। क्यों है, जैसे ये आपके सामने कोई स्फीयर है, तो यहाँ पर ये जो स्फीयर जो है उसका कोई सेंटर होता है, ये हमें पता है। जैसे मान लीजिए इसका सेंटर है, यहाँ से जब आप इस आर रेडियस को लेकर के जब आप ड्रा करोगे तो ये आपके पास एक स्फीयर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से मान लीजिए मैं इसका एक छोटा सा पार्ट उठा लेता हूँ, जैसे यहाँ से मैं इसका ये एक छोटा सा पार्ट जो है यहाँ तक का, इतना पार्ट इस स्फीयर का यहाँ से उठा करके यहाँ पर साइड में ले लेता हूँ, इधर के साइड। तो ये आपके पास ये थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया हो, 10th क्लास में कुछ आपको मिरर टाइप से दिख रहा होगा, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, अभी पहचानना मुश्किल है। बताएंगे कौन सी प्रॉपर्टीज होती है कॉनकेव मिरर के लिए और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो ये जो इसमें से हमने जो पार्ट जो उठाया है, ये आपके पास एक मिरर बन जाता है। मिरर कौन सा है, स्फेरिकल मिरर है। अभी हमने कॉनकेव या कॉन्वेक्स का नाम नहीं दिया है। सेम ऐसे आप यहाँ से भी कोई भी पार्ट उठा सकते हो, जैसे इधर के साइड से भी उठा सकते हो। तो ये भी आपके पास एक स्फेरिकल मिरर है, यहाँ से भी उठा सकते हो, यहाँ से भी उठा सकते हो। तो इसमें से जब आप इस स्फीयर में से, होलो स्फीयर में से कोई पार्ट कट कर लेते हो तो हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर बनता है। और मिरर कौन सा बनता है, या तो कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर। दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, या हम कहें दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है, यहाँ पर जो मिरर जो है, जैसे आपके पास प्लेन मिरर था, प्लेन मिरर का क्या काम होता है, आपके पास सिंपल वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जो रे जो है, रे ऑफ लाइट जो है उसको वहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है, मतलब उसको वहाँ पर बेंड कर देता है। एक पॉइंट पर जब वो उसके ऊपर इंसिडेंट होते हैं प्लेन मिरर के ऊपर, तो उस पॉइंट से उसको बेंड कर देता है, उसका पाथ जो है चेंज कर देता है। तो यहाँ पर कॉनकेव मिरर के अंदर क्या है, जैसे यहाँ पर ये मान लीजिए मैंने यहाँ पर आपके पास एक स्फेरिकल मिरर ड्रा कर दिया, तो हम कैसे बताएंगे या कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। तो अगर इसका यहाँ पर ध्यान से सुनिए, अगर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड सेंटर की साइड है, हमें पता है ये एक स्फेरिकल होलोस्फीयर का पार्ट है। अगर मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, अगर मैं इसको कंप्लीट करूंगा तो ये फिर से आपके पास एक होलोस्फीयर बन जाएगा। तो यहाँ पर स्फीयर है तो इसका सेंटर मिलेगा, मान लीजिए ये इसका सेंटर है। ओके, तो यहाँ पर अगर आपके पास मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की साइड है, जैसे मैं कह देता हूं ये इधर की साइड जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इधर की साइड जो है वो ओपेक है। ओपेक मतलब नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बाहर की साइड। तो सबसे पहले क्या काम है, मैंने आपको क्या कहा, आप इसको स्फीयर कंप्लीट ड्रा कीजिए। तो आप इसको कंप्लीट ड्रा करोगे तो स्फीयर बन गया। स्फीयर बनेगा तो इसका सेंटर जो आएगा वो इधर की साइड आएगा। अब मैंने क्या कहा है कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो वो इधर की साइड है, अंदर की साइड है, ये है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और बाहर की साइड है नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस या ओपेक। तो मतलब कहने का, जब अंदर की साइड जब रे आएगी, लाइट रे आएगी, तभी वो रिफ्लेक्ट होगी, बाहर की साइड से कोई लेना देना नहीं है। तो इस टाइप का जो मिरर जो है उसको हम नाम देते हैं कॉनकेव मिरर का, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अंदर की साइड हो और नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की साइड हो। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर
जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से बाहर की साइड होता है, अंदर की साइड नहीं होता है। यही इनमें मेन डिफरेंस है और यही आपने इसी टाइप से आप इनको कंपटीशन एग्जाम में पहचान सकते हो कि कॉनकेव मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर कौन सा है। ये नहीं है कि ऐसे ही मान लीजिए मैंने यहाँ पर ऐसे ड्रा कर दिया और आप इसको देख करके ऐसे ही बता दोगे कि मैं इधर की साइड से देख रहा हूँ तो ये कॉनकेव मिरर दिख रहा है और इधर की साइड से देख रहा हूँ तो कॉन्वेक्स मिरर दिख रहा है। ऐसा नहीं करना है, आपने सबसे पहले इसका सेंटर देखना है। सेंटर कैसे देखोगे, जब आप इसको एक कंप्लीट स्फीयर ड्रा करोगे, तो कंप्लीट स्फीयर ड्रा करोगे तो यहाँ कहीं इसका सेंटर आएगा, तो कंप्लीट स्फीयर ड्रा करोगे तो यहाँ कहीं इसका सेंटर आएगा। तो अब देखिए इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस साइड है। अगर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की साइड है, दैट मीन्स ये आपके पास जो मिरर जो गिवन है वो कॉनकेव मिरर है। और अगर बाहर की साइड अगर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो वो कॉन्वेक्स मिरर है। जैसे मैं यहाँ पर बना देता हूँ, जैसे मैंने ये कहा कि यहाँ पर ये जो सरफेस जो है, आउटसाइड जो रीजन जो है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मतलब यहाँ कहीं पे भी लाइट गिरेगी इस सरफेस के ऊपर तो वो बेंड होगी। ओके, अंदर की साइड जो है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ओपेक है। अंदर की साइड, अंदर की साइड का मतलब टुवार्ड्स सेंटर। जब भी मैं अंदर की साइड का नाम लूंगा मतलब आपके माइंड में इमेज बन जानी चाहिए कि मैं सेंटर की साइड बोल रहा हूँ। तो अगर मैं इसको कंप्लीट ड्रा करूंगा स्फीयर को, तो यहाँ कहीं इसका सेंटर आएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है मैंने क्या कहा है, अंदर की साइड जो है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ओपेक है। तो इट मीन्स बाहर की साइड जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये जो आपके पास मिरर बनेगा वो कौन सा मिरर बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर बनेगा। तो ये है आइडेंटिफाई करने का तरीका। ऐसे ही नहीं है कि अपनी तरफ से देख करके ऐसे ही बता रहे हो, इधर की साइड से देख रहे हो तो कॉनकेव मिरर बोल रहे हो, इधर की साइड से देख रहे हो तो कॉन्वेक्स मिरर देख रहे हो। आपने क्या देखना है, सेंटर देखना है, इसका सेंटर किस साइड है। पहले सबसे पहले स्फीयर ड्रा करोगे कंप्लीट, फिर सेंटर देखोगे, फिर देखना है रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस साइड है। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की साइड है इट मींस कॉनकेव मिरर है, और अगर बाहर की साइड है इट मींस कॉन्वेक्स मिरर है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है, काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कंप्लीट ऑप्टिक्स के अंदर काम आएगी हमारे पास स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। इन टर्म्स के बगैर हम एक स्टेप्स भी आगे नहीं रख सकते हैं, तो ये टर्म्स को समझना सबसे जरूरी है। तो देखिए टर्म्स जो है वो क्या है। सबसे पहले तो हमने जो ये स्फेरिकल मिरर जो बनाए हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, तो यहाँ पर हमारे पास जो इनका सेंटर जो है, तो यहाँ पर देखिए मैं एक ले लेता हूँ। जैसे ये मान लीजिए आपके पास ये आपके पास कॉनकेव मिरर है, इसका सेंटर अंदर की साइड है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की साइड है। ये आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है अवे फ्रॉम द सेंटर है। तो यहाँ पर ये जो आपने इसका जो एक जो पार्ट जो उठाया स्फेरिकल का, होलोस्फीयर का, तो यहाँ पर देखिए ये जो आपने पार्ट जो उठाया है, इस पार्ट का जो मिड पॉइंट जो होगा, जैसे इसके लिए देखोगे तो यहाँ कहीं आएगा, इसके लिए देखोगे तो यहाँ कहीं आएगा। तो ये जो मिड पॉइंट जो है, इस मिड पॉइंट को हम नाम देते हैं पोल का। जो फर्स्ट जो आपके पास जो फर्स्ट टर्म जो आती है, सबसे पहली टर्म जो है वो क्या है, पोल। पोल हम किसे नाम देंगे, जो आपके पास इस कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर का जो मिड पॉइंट जो है यहाँ पर इस सरफेस पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, इसको हम नाम देते हैं पोल का। नेक्स्ट हमारे पास आता है अपर्चर। अब अपर्चर जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। एक सिंपल मोस्टली बुक में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा अपर्चर, कहीं पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा लीनियर अपर्चर, और कहीं पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा एंगुलर अपर्चर। तीनों ही टर्म जो है वो मिली जुली सी दिखाई दे रही है, लेकिन काफ़ी इनका मीनिंग जो है काफ़ी अलग है। तो सबसे पहले अगर हम सिंपल बताएं अपर्चर के बारे में, तो अपर्चर मिरर का वो पार्ट होता है जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। जितने पोर्शन से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्शन फिनोमेना शो करेगी, उस पोर्शन को, उस पार्ट को हम नाम देते हैं अपर्चर का। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपके पास मिरर का पार्ट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसे यहाँ पर लाइट इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, सेम ऐसे ही यहाँ पर लाइट इंसिडेंट होगी, तो इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होगी। तो ये जो कंप्लीट पोर्शन जो है MPN, ये जो कंप्लीट जो पोर्शन जो है ये कहलाता है अपर्चर ऑफ मिरर। यहाँ पर जितने पार्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होती है उस पार्ट को या उस पोर्शन को हम नाम देते हैं अपर्चर का। पोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर P से, कैपिटल P से, जो आपके पास इसका जो मिड पॉइंट जो होता है मिरर का, नॉट स्फीयर, मिरर का मिड पॉइंट जो होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है जो इंपॉर्टेंट टर्म है लीनियर अपर्चर और एंगुलर अपर्चर। लीनियर अपर्चर मतलब
जैसे इसे नाम से आप देख सकते हो, लीनियर मतलब लाइन, एक लाइन है। लाइन कौन सी है, यहाँ पर ये जो आपके पास m और n, ये जो आपको पास जो लॉन्गेस्ट जो लाइन यहाँ पर बनेगी, जिसको हम नाम देते हैं मिरर के डायमीटर का, स्फीयर का डायमीटर नहीं, मिरर का डायमीटर, दैट इज जब आप m को n से मिलाओगे, तो जब आप इस m को n से मिलाओगे तो ये जो डिस्टेंस जो है m to n, इस डिस्टेंस को हम नाम देते हैं लीनियर अपर्चर का। मतलब जो लॉन्गेस्ट जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, एक एंड से दूसरे एंड के बीच में मिरर के लिए, उसको हम नाम देते हैं लीनियर अपर्चर का। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंगुलर अपर्चर। एंगुलर अपर्चर को समझने के लिए हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में पता होना चाहिए पहले। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होलो स्फीयर जो है उसका जो सेंटर जो है, मिड पॉइंट जो है, उसे हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर का। जैसे हमें पता है ये जो मिरर्स जो हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये आपके पास स्फीयर का पार्ट होते हैं। तो जब आप इन मिरर्स को कंप्लीट करोगे तो एक स्फीयर बनेगा। स्फीयर बनेगा तो उसका कहीं मिड पॉइंट आएगा, सेंटर आएगा, तो उसको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। मान लीजिए ये आपके पास उस स्फीयर का सेंटर है, यहाँ पर इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ C से। इसे हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर का। इंपॉर्टेंट टर्म है ये भी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब आप इस पोल को, ये वाला जो पॉइंट है P और सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब आप इसको आपस में मिला दोगे, इन दोनों पॉइंट्स को जब आप आपस में मिलाओगे, P और C को, और इसको भी थोड़ा आगे बढ़ाओगे इधर की साइड, इसको थोड़ा इधर की साइड बढ़ाओगे, तो ये जो लाइन जो बनती है, इस लाइन को हम नाम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस का। अनदर इंपॉर्टेंट टर्म, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन जो है एक्सिस है, मतलब एक टाइप से आप इसको ओरिजिन मान सकते हो। तो जैसे ये मान लीजिए आपके पास इस सरफेस को मैं एक्स एक्सिस का नाम दे रहा हूँ, तो ये आपके पास बन जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। अब समझिए एंगुलर अपर्चर को। तो एंगुलर अपर्चर क्या है, जैसे ये वाला पॉइंट M, इसको इस पॉइंट से मिलाइए C से, ये वाला पॉइंट N, इसको इस पॉइंट से मिलाइए N से, ये जो एंगल जो बनेगा, ये वाला एंगल, इसे हम नाम देते हैं एंगुलर अपर्चर का। ये जितना भी है, जैसे यहाँ से आप इसको देखोगे, ये एंगल जितना भी है, ये वाला जो पार्ट है, इसे हम नाम देते हैं एंगुलर अपर्चर का। दैट पार्ट इज नोन एज एंगुलर अपर्चर। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है लीनियर अपर्चर और एंगुलर अपर्चर के बारे में। तो लीनियर अपर्चर अलग चीज़ है और एंगुलर अपर्चर अलग चीज़ है। ओके, अब जो नेक्स्ट हमारे पास जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म आती है, वो हमारे पास आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए मैं यहाँ पर बार बार कॉनकेव मिरर का एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ, लेकिन ये दोनों के लिए ही होता है, कॉनकेव के लिए भी और कॉन्वेक्स के लिए भी। दोनों स्फेरिकल मिरर के लिए हमारे पास होता है, तो दोनों के लिए यहाँ पर आपके पास है। तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास क्या होता है, जैसे ये जो पॉइंट है, इसको हमने नाम दिया था पोल का, रिप्रेजेंट किया था हमने इसको P से। ये जो पॉइंट सेंटर जो था, स्फीयर का जो सेंटर जो था, उसको हमने नाम दिया था C का, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे हमने नाम दिया था। ये वाली जो लाइन जो थी, जब आप इस P को C पॉइंट से मिलाते हैं, जब आप इस P को C पॉइंट से जब आप इसे मिलाते हैं, इसको थोड़ा इधर की साइड बढ़ाते हो, इसको थोड़ा इधर की साइड बढ़ाते हो, तो ये जो लाइन है आपके पास, इस लाइन को हम नाम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस का। अब देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ये जो स्फीयर की जो आपके पास रेडियस होती है, उसको हम नाम देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो स्फीयर की रेडियस क्या है, ये आपके पास स्फीयर है, ये आपके पास यहाँ पर सेंटर है, इसको कंप्लीट करोगे तो इस सेंटर से r डिस्टेंस मान करके जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो आपके पास ये स्फीयर बन जाएगा। स्फीयर बन जाएगा तो ये आपके पास डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी आपके पास, रेडियस ऑफ स्फीयर। ये आपके पास क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर। रिप्रेजेंट करते हैं इसको कैपिटल R से, और इसी रेडियस ऑफ स्फीयर को हम नाम देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर।
यही है आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर, रिप्रेजेंट करते हैं इसको कैपिटल आर से। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म आती है वो है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ से पहले हमारे पास आता है फोकस, प्रिंसिपल फोकस, और अच्छे तरीके से अगर हम इसको नाम देना चाहें तो क्या नाम होगा इसका, प्रिंसिपल फोकस। तो फोकस या प्रिंसिपल फोकस क्या होता है हमारे पास, ये वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जिस पॉइंट पे आप जब रे जो है, रे मतलब पाथ ऑफ लाइट, जिस पाथ को लाइट रे ओबे करती है उसको हम रे का नाम देते हैं। तो जब लाइट रे मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है, मिरर मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर जब वो इंसिडेंट होती है स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो इंसिडेंट होने के बाद वो रिफ्लेक्ट होती है। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ पर जब लाइन जो है, रे जो है, लाइट रे जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही होती है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट के ऊपर वो आपस में मीट होती है, मिलती है, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं प्रिंसिपल फोकस का। किसी मिरर में वो रियली मीट होती है, मतलब वास्तविक सच्चाई में वो मिलती है, लेकिन किसी में वो नहीं मिलती है। आपको वहाँ पर केवल और केवल वर्चुअल वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, केवल आपको वहाँ पर आभास होता है मिलने का, लेकिन मिलती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पर कॉनकेव मिरर के लिए, तो कॉनकेव मिरर के अंदर आपको एक्चुअल में वो रे मिलती हुई दिखाई देगी। जैसे ये आपके पास रे जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही थी, ऐसे यहाँ पर आने के बाद वो रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्ट होगी, ये हो गई रिफ्लेक्ट, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पर वो इंसिडेंट होगी इस पॉइंट पे, और इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होगी। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रेज जिस पॉइंट पे मीट होंगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेज जिस पॉइंट पे मीट होगी, उसको हम नाम देते हैं प्रिंसिपल फोकस का। तो कॉनकेव मिरर के लिए ये जो पॉइंट जो है, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं प्रिंसिपल फोकस एफ। कॉनकेव मिरर के केस में ये एक्चुअल में, रियली में मिलती हुई दिखाई देती है, बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये एक्चुअली मीट नहीं करती है, वर्चुअली हमें दिखाई देती है। कैसे, देखिए, जैसे ये आपके पास है, हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर, ये आपके पास कॉन्वेक्स मिरर का पोल यहां पर, और ये यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको जब आप इधर के साइड बढ़ाओगे, इधर के साइड बढ़ाओगे, तो ये आपके पास हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। रेज आएंगे इनफाइनाइट डिस्टेंस से आएंगे, इस पॉइंट पे गिरेगी, गिरने के बाद रिफ्लेक्ट होगी। सेम ऐसे ही यहाँ पर इंसिडेंट होंगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ पर एक्चुअल में हम क्या देख रहे हैं, रे जो है वो बैंड होकर के वापस ही चली जाती है, एक्चुअल में ये नहीं मिलती है। तो एक्चुअली में नहीं मिलती है, लेकिन जब आप इनको पीछे की साइड बढ़ाओगे इन रेज को, तो ये आपको जिस पॉइंट के ऊपर मिलती हुई दिखाई देती है, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं प्रिंसिपल फोकस का। ओके, तो ये आपके पास होता है प्रिंसिपल फोकस। तो अब यहाँ पर यहाँ पे जो प्रिंसिपल फोकस से और पोल के बीच की जो आपके पास डिस्टेंस जो है, इस डिस्टेंस को हम नाम देते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस से और जो आपके पास पोल के बीच की जो डिस्टेंस है, इसे हम नाम देते हैं फोकल लेंथ का। ये जो डिस्टेंस है इसको हम नाम देते हैं फोकल लेंथ का। रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल एफ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में जो रिलेशन जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है दैट इज 2 टाइम ऑफ फोकल लेंथ। ये इसका ट्वाइस होती है दोनों ही मिरर के लिए, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों ही मिरर के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का जो है वो ट्वाइस होती है। तो यहाँ पर हम ये कहें फोकल लेंथ जो है दैट इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। अभी आगे साइन कन्वेंशन आएंगे, उससे हमें पता चलेगा कि जो आपके पास कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। सेम ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। सेम ऐसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में हम ऐसे ही नहीं बता सकते ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये हमें पता चलेगा जब हम साइन कन्वेंशन के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे उसके बाद। ओके, अभी आपने सिर्फ ये लेसन याद रखना है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है दैट इज 2 टाइम ऑफ द फोकल लेंथ, या हम कहें फोकल लेंथ जो है दैट इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट टर्म, देखिए क्या है वो। अब अगर मान लीजिए हमें ये देखना है कि यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा है, तो वो तो हम विदाउट नॉर्मल
विदाउट परपेंडिकुलर हम बता ही नहीं सकते कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा है, तो वो हम कैसे बताएंगे। तो जैसे ये मान लीजिए आपके पास है कॉनकेव मिरर, या आपके पास इधर की साइड सेंटर की साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बाहर की साइड ओपेक नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हो गया आपके पास पोल, ये हो गया यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये यहाँ तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसके हाफ में आएगा फोकस, उसकी जो डिस्टेंस होगी पोल से फोकस तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ। ये आपके पास होगा प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए, अब हमें देखना है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो हम कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले किसी रे को इंसिडेंट करिए स्फेरिकल मिरर पे, रिफ्लेक्टिंग पार्ट पे। तो ये हमने रे इंसिडेंट की, ये आपके पास है इंसिडेंट रे। तो रे यहाँ पर इंसिडेंट हुई, किस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई, मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूँ एक्स पॉइंट का। तो आगे बढ़ने से पहले हर डायग्राम में ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जब भी आप इंसिडेंट रे, जब जिस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट हो जाती है उसमें आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपने नॉर्मल ड्रा करना है। तो नॉर्मल कैसे ड्रा करोगे, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है उस रे का, उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दीजिए। यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपने मिला देना है। तो यहां पर ये जो है ये यहां पर काम करता है नॉर्मल के लिए, हर पॉइंट के ऊपर। जिस भी पॉइंट पे आपने नॉर्मल देखना है, जिस भी पॉइंट पे रे इंसिडेंट हुई है, उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला दीजिए। जो लाइन जो आएगी आपके पास वो यहाँ पर नॉर्मल का काम करेगा। जैसे यहाँ पर एक और रे ले लेते हैं समझने के लिए। ये रे यहाँ पर इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई, मान लीजिए इसको मैं नाम देता हूँ वाई पॉइंट का। तो इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई, अब अगर हमें देखना है नॉर्मल ड्रा करना है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को यहाँ पर इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दीजिए। तो ये वाली जो लाइन है ये यहाँ पर आपके पास काम करेगी नॉर्मल का। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा है, तो जरा यहाँ देखिए, ये वाला जो है आपके पास, ये है आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब रिफ्लेक्ट भी होगी, ये यहाँ पर लाइट जब इंसिडेंट हुई है तो इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी पॉइंट पे मिलेगी, जहाँ पर भी मिली मान लीजिए, तो ये यहाँ पर इसके साथ ये जो एंगल जो बनेगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपके पास आर। सेम ऐसे ही इसके लिए देखोगे, ये मान लीजिए रिफ्लेक्ट होगी, तो ये यहाँ पर आपके पास इसके साथ जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपने नॉर्मल के साथ दिखाना है। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऐसे सरफेस के साथ दिखा देते हैं, जैसे इधर के साइड दिखा दिया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इधर की साइड दिखा दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो आपने किसके साथ दिखाने हैं, यहाँ पर वो आपने यहाँ पर दिखाने हैं नॉर्मल के साथ। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द सेम प्लेन। ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये थी हमारे पास स्फेरिकल मिरर और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। आज इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम साइन कन्वेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सी डिस्टेंस पॉजिटिव लेनी है, कौन सी नेगेटिव लेनी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।